तो आज हम रोंडा बर्न की किताब हीरो पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हम सबके अंदर एक हीरो छिपा है। हाँ, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और शुरू में ही रिचर्ड बाक की एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। वो कहते हैं, इस पृथ्वी पर आपका मिशन पूरा हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। अगर आप जीवित हैं तो ये पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। बिल्कुल। ये किताब एक तरह से एक नक्शा है, लेकिन किसी खजाने तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद के अंदर के हीरो को जगाने का। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये मानकर चलती है कि सफलता के लिए जो भी चाहिए वो सब हमारे अंदर पहले से ही है, चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी रही हो। और यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। हाँ। किताब में मुश्किल हालातों को लगभग सफलता के लिए जरूरी शर्त की तरह दिखाया गया है। और आइकल के लैरी एलिसन का एक कोट है, मेरे पास वो सारे अभाव थे जो सफलता के लिए जरूरी होते हैं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लगता? मतलब अजीब है ना? हाँ, ये विरोधाभासी तो लगता है, पर किताब की पूरी नींव इसी विचार पर है। मतलब किताब का मकसद ये कहना नहीं है कि सफल होने के लिए गरीब होना जरूरी है, बल्कि इसका असली संदेश ये है कि आपकी शुरुआती परिस्थितियां आपका भविष्य तय नहीं कर सकती, वो बहाना नहीं बन सकती। इसमें कई कमाल के उदाहरण हैं। जॉन पॉल डिज़ोरिया, एक वक्त था जब वो अपने 2.5 साल के बेटे के साथ कार में रहते थे, सोडा की खाली बोतलें बेचकर गुजारा करते थे। कार में रहते थे? हाँ, और वहां से उठकर उन्होंने जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स जैसी अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। ये किसी फिल्म की कहानी लगती है। और लिज मरे की कहानी तो शायद इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली है। बिल्कुल। माता पिता नशे के आदी, खुद बेघर, और पेट भरने के लिए दुकानों से खाना चुराना। उस अंधेरे से निकलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचने का सपना देखना भी मतलब बहुत बड़ी बात है। और भारत से भी तो एक उदाहरण है इसमें। हाँ जी, जीएम राव। वो एक ऐसे छोटे से गांव से थे जहां ना बिजली थी ना फोन, और उन्होंने जीएमआर समूह जैसा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर साम्राज्य खड़ा किया। तो लैरी एलिसन के उस कोट पर वापस आते हैं। शायद उनका मतलब यह था कि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, तो आप वो जोखिम उठाते हैं जो एक आरामदायक जिंदगी जीने वाला इंसान शायद कभी नहीं उठाएगा। सही बात है। अभाव आपको भूखा और मजबूत बनाता है। हाँ, तो ये कहानियां हमें ये नहीं सिखाती कि दुख जरूरी है, ये सिखाती है कि इंसान की जो इच्छा शक्ति है वो किसी भी परिस्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो मतलब ये कि आप कहाँ से शुरू करते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। हाँ, ये बात समझ में आती है। अब किताब में एक आवाहन या कॉल की बात की गई है जो हर किसी को अपने सपने की तरफ खींचती है। लेकिन ये अपने दिल की सुनो वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या ये प्रैक्टिकल हैं? मतलब मान लीजिए किसी पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कर्ज है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। किताब में सर एलियट हैमिल्टन कहते हैं, अपने सपने का पीछा न करने का जोखिम सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जहां न खुशी है न संतुष्टि। जी। एम राव इसे सोने का पिंजरा कहते हैं। हाँ, कि सब कुछ है लेकिन आजादी नहीं है। तो शायद इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। तो फिर इसका मतलब क्या है? शायद मतलब ये है कि आप उस आवाज को पहचानें और उसकी तरफ छोटे छोटे कदम लेना शुरू करें। जोसेफ कैंपबेल का जो आइडिया है ना, अपने आनंद का अनुसरण करें, वो एक जीपीएस की तरह नहीं है, वो एक कंपास की तरह है जो आपको बस सही दिशा दिखाता रहता है। और शायद लिज मरी की कहानी हमें यही सिखाती है, जब उन्होंने अपनी माँ को ये कहते सुना कि वो अपने सपने बाद में पूरे करेंगी, और वो बाद में कभी नहीं आया। हाँ, इसी चीज ने लिज को जगा दिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि एक औसत इंसान की जिंदगी लगभग 24,869 दिन की होती है। जब आप जिंदगी को दिनों में गिनते हैं तो हर एक दिन की कीमत समझ आती है। बिल्कुल। उस आवाज को टालते रहना एक बीमारी जैसा है जो धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाती है। ठीक है, तो मान लिया कि किसी ने अपनी दिशा पहचान ली और उस रास्ते पर चलने का फैसला भी कर लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। असल लड़ाई तो शायद दिमाग में शुरू होती है ना? हाँ, और ये इस यात्रा का इंजन है। इसके 2 पहिए हैं। पहला है सकारात्मक नजरिया। फुटबॉल कोच पीट कैरल की माँ हमेशा उनसे एक ही बात कहती थी, कुछ अच्छा होने वाला है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग है। आप हर हालात में मौका ढूंढना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या हमेशा पॉजिटिव सोचो और जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, उसके बीच एक बहुत पतली सी लाइन नहीं है? बहुत अच्छा पॉइंट है। किताब में जिस पॉजिटिविटी की बात हो रही है वो आंखें बंद करके सब ठीक है बोलने वाली नहीं है। ये इस विश्वास के बारे में है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, फर्क है। हाँ,
जैसे वो टीवी प्रोड्यूसर का उदाहरण है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती ये सोचना कि कोई बात नहीं, नौकरी जाना तो अच्छी बात है, जबकि किताब वाला नजरिया है ये सोचना कि ठीक है ये बुरा हुआ, लेकिन शायद ये मेरे लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का सबसे सही मौका है। समझ गया, मतलब समस्या को स्वीकार करके उसमें अवसर तलाशना। बिल्कुल। और दूसरा पहिया क्या है? दूसरा पहिया है मानसिक चित्रण, मतलब विजुअलाइजेशन। मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये कोई जादू टोना तो नहीं है? नहीं नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। जब आप किसी एक्शन को दिमाग में पूरी डिटेल के साथ सोचते हैं तो आपका दिमाग वही न्यूरल पैथवे एक्टिवेट करता है जो उस काम को असल में करते वक्त करता। अच्छा, ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। हाँ, सर्फिंग चैंपियन लेन बीचली कहती हैं कि वो हर प्रतियोगिता से पहले खुद को जीतते हुए देखती थीं, लहरों को महसूस करती थीं, जीत का शोर सुनती थीं। तो जब वो असल में पानी में उतरती थी, उनका दिमाग और शरीर उस जीत के लिए पहले से तैयार होता था। बिल्कुल। स्पैंक्स की फाउंडर सारा ब्लेकली इसे कहती हैं दिमाग में पोलरॉइड तस्वीर रखना, यानी आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं उसकी एक साफ तस्वीर। हाँ, और वो तस्वीर एक ब्लूप्रिंट बन जाती है जो आपके हर फैसले को गाइड करती है। तो मतलब ये है कि हीरो बनने का सफर बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर की दुनिया में शुरू होता है। ठीक कहा। हर सुबह ये चुनाव करना कि आपका नजरिया कैसा होगा, यही हीरो का पहला काम है। जाहिर है ये यात्रा आसान तो नहीं होगी, रास्ते में डर भी आएगा, शक भी होगा, और सबसे बढ़कर वो लोग जो कहेंगे तुमसे नहीं होगा। हाँ, जिन्हें किताब मना करने वाले या नेसेयर्स कहती है, और किताब कहती है कि ये सब यात्रा का हिस्सा है, रुकावटें नहीं। इन्हें सिग्नल समझना चाहिए। हाँ, कि आप सही रास्ते पर हैं। डर की बात करें तो लेयर्ड हैमिल्टन कहते हैं आपकी कल्पना हमेशा असलियत से ज्यादा डरावनी होती है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। हम किसी काम को करने से पहले ही उसके सबसे बुरे नतीजों की एक फिल्म चला लेते हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल, और वो डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद वो कदम उठा लेना है। हाँ। और उन बाधाओं का क्या जो असल में सामने आती हैं, जैसे पैसों की कमी? यहाँ लिज मरे का नजरिया कमाल का है। वो मुश्किलों को रेस ट्रैक पर लगी बाधाओं की तरह देखती थी। उनका एक कोट है, अवरोध दौड़ के रास्ते से अलग नहीं है, अवरोध ही दौड़ का रास्ता है। मतलब मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बिल्कुल, हर बाधा को पार करके आप पहले से बेहतर हो जाते हैं। और फिर आते हैं ये नेसेयर्स। कभी कभी ये हमारे अपने लोग ही होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। किताब में एनास्टासिया सौर की कहानी है। उनके मकान मालिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो सिर्फ लोगों की भौहें बनाकर किराया नहीं दे पाएंगी। और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो पहले ही हफ्ते उनकी दुकान के बाहर लाइन लग गई। लेकिन जब कोई अपना सवाल उठाए तो शायद हमें उनकी नीयत देखनी चाहिए। क्या वो डर की वजह से बोल रहे हैं या जलन से? तो मतलब उनकी सुनो, समझो, पर अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने ही हाथ में रखो। एकदम सही। और किताब ये भी कहती है कि जहां नेसेयर्स होते हैं वहीं रास्ते में मददगार यानी देवदूत भी मिलते हैं। हाँ, और वो अक्सर अनजाने में ही मदद कर जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा हीरो इन सब बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच गया, सपना पूरा कर लिया। तो क्या यहाँ कहानी खत्म? द एंड? नहीं, किताब के हिसाब से यहाँ कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। असली हीरो वो है जो अपना सपना पूरा करने के बाद वापस लौटता है और दूसरों की मदद करता है। अच्छा। जो ज्ञान और सफलता उसने हासिल की है उसे समाज को वापस देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सिर्फ एक कामयाब इंसान है, हीरो नहीं। जॉन पॉल डजोरिया का एक कोट है जो हिलाकर रख देता है, जिस सफलता को बांटा नहीं जाता वो दरअसल असफलता है। बहुत शक्तिशाली बात है। वो अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं। जब वो बहुत गरीब थे, उनकी माँ ने उन्हें और उनके भाई को एक एक सिक्का दिया और कहा कि इसे दान पेटी में डाल दो। उनके पास खुद खाने के पैसे नहीं थे? नहीं थे, लेकिन उस एक सिक्के ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। देना तब शुरू होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, न कि तब जब आपके पास सब कुछ आ जाता है। और यही एक चीज इस किताब में बताए गए सभी सफल लोगों में कॉमन है। उन सब ने बड़े बड़े फाउंडेशंस बनाए हैं। लेन बीचली, पीट कैरोल, जीएम राव, सब किसी ना किसी रूप में समाज को वापस दे रहे हैं। ये एक चक्कर को पूरा करने जैसा है। हाँ, आप अपने सपने को ढूंढते हैं, उसे जीते हैं, और फिर आप दूसरों को उनके सपने जीने में मदद करने का जरिया बन जाते हैं। तो सफलता एक व्यक्तिगत जीत है, लेकिन हीरो बनना एक सामाजिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
रोंडा बॉर्न की हीरो ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये हमें उस सफर पर ले जाती है जो मुश्किलों से शुरू होकर दिमागी लड़ाइयों से गुजरकर आखिर में दूसरों की सेवा पर खत्म होता है। ये याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, हमारे अंदर कुछ असाधारण करने की क्षमता छिपी हुई है। और अंत में बस एक विचार, जब लिज मरे की कहानी अखबार में छपी तो बहुत से लोगों ने उनकी मदद की। हाँ, किसी ने किराया दिया, किसी ने बिस्तर। पर एक महिला ऐसी थी जिसने सिर्फ उनके गंदे कपड़े धोने की पेशकश की और कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कर सकती लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। शायद हीरो बनने का आवाहन हमेशा दुनिया बदलने जैसे किसी बड़े काम के लिए नहीं आता। शायद वो हर रोज किसी के लिए एक छोटा सा काम करने में छिपा है, जिससे किसी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। सवाल ये नहीं है कि कोई हीरो बन सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब वो छोटा सा मौका सामने आए तो क्या हम उस आवाज का जवाब देने के लिए तैयार हैं?